Assalamualaikum, respected aspirants. Today we are going to start Juvenile Justice System Act 2018. Welcome to Juvenile Justice System Act 2018 class. आज हमारी वीडियो जो है ये फर्स्ट इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बेसिकली है क्या, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्यों दिया गया था, और इससे पहले कौन कौन से एक्ट जुवेनाइल से डील करते थे। अब सबसे पहले जब हम इस एक्ट को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो हु इज जुवेनाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे जुवेनाइल कौन है। जुवेनाइल ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो कोई ऑफेंस कर देता है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनकी ऐसे नौ उम्र बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है और वो कोई ऑफेंस कर लें तो उनको हम, जो हमारी ऑर्डिनरी कोर्ट्स है उनके अंदर डील नहीं करते, उनको हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अंदर डील करते हैं। इनकी स्पेशल कोर्ट्स है उनके अंदर इनको डील करते हैं। ये एक्ट कंसिस्ट है 25 सेक्शंस पे। आज हम बेसिकली पहले ओवरव्यू करेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट क्या है, उसके बाद हम डेफिनेशन क्लॉज को देखेंगे कि डेफिनेशंस जो हैं वो क्या कहती हैं। किसी भी एक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले डेफिनेशन क्लॉज होता है। डेफिनेशन क्लॉज में हम हर हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि आने वाले जो एक्ट में जब हम ये वर्ड्स पढ़ेंगे तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के लिए डेफिनेशन क्लॉज हमें काम आती है। सबसे पहले तो अगर हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट को देखें तो हम ये कहते हैं कि जुवेनाइल कौन है, यूथफुल ऑफेंडर है। ठीक है, एक ऐसा बच्चा जो 18 साल का नहीं हुआ और उसने कोई जुर्म कर लिया है। ठीक है, अब जब कोई बच्चा अभी 18 साल का भी नहीं है, वो जुर्म करता है और अगर हम उसको जेल में डालेंगे, ऑर्डिनरी जेल में डालेंगे, ऑर्डिनरी कैदियों के साथ उसको डालेंगे, तो जाहिर है जब वो अपने इर्द गिर्द कैदी देखेगा और वो ऐसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स भी उनमें होंगे और ऐसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई जुर्म किया होगा, लेकिन उनको देख के उसको ये लगेगा कि जुर्म करना तो बहुत आसान सी बात है, जुर्म करने के बाद हमने इस कैद में ही आना है। इन सब चीजों को कि उसके जो माइंड है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो लॉ ने क्या किया, एक स्पेशल एक्ट बना दिया ताकि ये बच्चे जो हैं ये उन कैदियों से जो 18 साल से ज्यादा उम्र है, जिनकी जो एडल्ट्स हैं उनसे अलग इनको ट्रीट किया जाए। ठीक है, ताकि इनकी कुरेक्शन की जाए। क्यों कुरेक्शन की जाए, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, उन्होंने अभी पूरी जिंदगी गुजारनी है, ताकि उनको एक माशरे का बाइज्जत शहरी बना के उन पे कोई स्टिग्मा ना लगाया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब कोई भी बंदा ऑफेंस करता है तो उसके बाद जब एक दफा बंदे पे एफआईआर हो जाती है, जब उसका ट्रायल चलता है, चाहे वो कन्विक्ट होता है चाहे वो एक्विट होता है, लेकिन एक स्टिग्मा उस पे लग जाता है। वो कोई भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको ज्वाइन नहीं कर सकता। कोई भी रिस्पेक्टेबल, जब भी हम जाते हैं तो हमें एक एफिडेविट देना पड़ता है कि हम क्या हम किसी, या हमसे अक्सर जो फॉर्म्स होते हैं उसमें ये लिखा होता है कि क्या आप किसी जुर्म में मुलविस तो नहीं रहे, क्या आप एफआईआर तो नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे फॉर्म्स में होते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से होते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा किसी ने कोई जुर्म किया है, ठीक है, या किसी पे एफआईआर हो गई है, तो वो फिर सिविल सर्विसेज में या आर्मी में या कोई भी गवर्नमेंट के इदारे में सर्व नहीं कर सकता। अच्छा, अब इस एक्ट में ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए ना हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस एक्ट में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिस तरह हमें अगर हम आगे एक्ट में चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना और जुवेनाइल्स को किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट का सिर्फ काम नहीं है, वो स्टेट के एक्सपेंस पे होगा, उसका लॉयर जो है उसकी फीसें वगैरह जो भी हैं वो स्टेट देगी। इस एक्ट को जब हम आगे लेके चलेंगे हमें पता चलेगा कि हम जुवेनाइल को जो है हथकड़ी नहीं पहना सकते। ठीक है, ताकि हम उसको बिल्कुल एक अलहदा माहौल में रखेंगे ताकि उसकी रिफॉर्मेशन हो सके। ठीक है, जब हम पाकिस्तान पैनल कोड को स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं थ्योरीज। ठीक है, बेसिकली जो थ्योरी क्या है किसी भी मुजरिम को सजा देने की, उसमें यही होता है कि वो एक माशरे का बाइज्जत शहरी बन के जेल से सजा काट के आए और माशरे का बाइज्जत शहरी बन के जिंदगी गुजारे। ठीक है, अपने आप को रिफॉर्म करे। बेसिक मकसद पीछे उनका ये होता है। तो इसमें भी ये है कि जुवेनाइल मतलब बहुत छोटा होता है, 18 साल से कम उम्र बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसका क्या है, उसका बैड इफेक्ट ना
पढ़ें, इस वजह से उसका हर जो चीज है ना वो नॉर्मल केस की चीज से डिफरेंट है, ठीक है। उसमें बैड इफेक्ट उसके ना पड़े, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस स्टेशन में नहीं की जाती, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसको हैंड कफ नहीं लगाए जाते। अब इन सब चीजों से बचने के लिए ज़ाहिर है, जब अगर हम पीपीसी को देखेंगे तो पीपीसी में तो यही है कि पुलिस अरेस्ट करेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और पुलिस जब अरेस्ट करेगी और फिर जेल में लेके जाएगी 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, सीआरपीसी हमें ये बताता है। लेकिन यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट देने का मकसद ही ये है कि इसको अलग किया जाए, ठीक है। अब ये जो एक्ट है ये अलग है, इसके प्रोसीजर जो है अलग है जो नॉर्मल ट्रायल होता है उससे, ठीक है। और कहाँ कहाँ तक अलग है ये हमें ये एक्ट बताएगा, ये एक्ट हमें ये बताएगा कि सीआरपीसी एप्लीकेबल है, लेकिन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे ये स्पेसिफिकली चीजें बता रहा है कि इसका ट्रायल कैसे लेके जाना है, इसको कहाँ लेके जाना है। इस एक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन जुवेनाइल है, जैसे मैंने आपको बताया 9 उम्र बच्चा जो ऑफेंस करता है, 18 साल से कम उम्र बच्चा। फिर हमें पता होना चाहिए कि इसका गार्डियन कौन है। गार्डियन एक तो उसके पेरेंट्स गार्डियन होते हैं, एक गार्डियन वो होता है जैसे आप सबको पता है कि गार्डियन जब हम कोर्ट में अप्लाई करते हैं गार्डियनशिप के लिए और एक गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स हो, उसके कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, ठीक है। अब जब हम गार्डियनशिप की बात करते हैं तो हमने जब गार्डियन इन वार्ड एक्ट देखा तो उसमें दो चीजें थी, क्या थी, एक गार्डियन अपॉइंट होता है, एक डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर कौन सा गार्डियन होता है, जो विल या टेस्टामेंट ट्री इंस्ट्रूमेंट के जरिए बनता है, वो कौन सा गार्डियन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है या उसने मरते हुए ये कह दिया कि मेरे बच्चे का ख्याल ये रखेगा, ठीक है, उसने विल कर दिया कुछ भी, तो वो ऐसा शख्स भी गार्डियन हो सकता है। और उसके अलावा ऐसा बंदा जिसकी कस्टडी में वार्ड बच्चा है, ठीक है, उसको भी गार्डियन कहेंगे। हम ये डेफिनेशन में आगे पढ़ेंगे कि गार्डियन कौन है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि प्रोबेशन ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो प्रोबेशन ऑर्डिनेंस के तहत अपॉइंट किया जाता है, और उसका काम क्या होता है ये एक्ट हमें ये बताएगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे, हम बताएंगे ऑब्जर्वेशन होम्स क्या है, ठीक है। मतलब हम जब इस एक्ट को आगे लेके चलेंगे, हमने यही तो कह दिया कि हम इस बच्चे को पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस स्टेशन में नहीं लेके जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अगर पुलिस स्टेशन में बच्चा नहीं जाएगा तो बच्चा जाएगा किधर। हम उसको पुलिस स्टेशन के अलावा तो हम कहीं रख ही नहीं सकते, इलीगली डिटेन तो नहीं कर सकते। तो ये एक्ट हमें ये बताता है आपने पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाना, आपने ऑब्जर्वेशन होम्स में लेके जाना है। फिर उसके बाद जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पे जुवेनाइल्स की रिहेबिलिटेशन होती है, उनकी रिफॉर्मेशन होती है, इनको बता उनको ना एक हुनर सिखाए जाते हैं या क्या। ये जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या है ये हम डेफिनेशन क्लॉज में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हीनियस ऑफेंस क्या है। अब ये जो एक्ट है ये ऑफेंसेस को डिफरेंटली कैटेगराइज कर रहा है एज कम्पेयर टू सीआरपीसी। सीआरपीसी में हम क्या पढ़ते थे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, फिर हमने उसमें पढ़ा बेलेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। यहाँ पे हम ऑफेंस को डिफरेंटली क्लासिफाई करेंगे। हम ऑफेंस का बताएंगे कि कौन से ऑफेंसेस हीनियस ऑफेंस है, कौन से ऑफेंसेस माइनर ऑफेंस है, कौन से ऑफेंसेस मेजर ऑफेंस है। अब इनमें से कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जो बेलेबल ऑफेंस है और कौन से ऐसे ऑफेंस है जो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, कहाँ पे एज अ मैटर ऑफ राइट बेल ग्रांट की जाएगी, कहाँ पे मैटर ऑफ राइट बेल नहीं ग्रांट की जाएगी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ग्रांट की जाएगी। इस एक्ट में हम ये पढ़ेंगे। फिर एक है डाइवर्जन। डाइवर्जन क्या है, डाइवर्जन एक अल्टरनेटिव जो है ना मेथड है, अल्टरनेटिव वे है कि कैसे जो है ना जो जुवेनाइल है ना इसका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। डाइवर्जन के थ्रू हम इसको रिजॉल्व करेंगे। और डाइवर्जन जो है इसके थ्रू इसलिए किया जाता है ताकि ना बच्चे पे कुछ स्टिग्मा ना लगे कि इसने ये ऑफेंस किया है या इसको कन्विक्ट हो गया था या एक्विट हो गया था। ये डाइवर्जन को भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे और हम ये बताएंगे कि डाइवर्जन में जब बच्चा डाइवर्जन में जब केस को रेफर किया जाता है तो डाइवर्जन में कैसे रेफर किया जाता है, कौन इसको रेफर करता है, क्या बच्चे की कॉन्सेंट डाइवर्जन में जाने के लिए जरूरी है या नहीं, या जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है उसकी कॉन्सेंट जरूरी है कि नहीं, ये हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम इस एक्ट में जुवेनाइल कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या वो स्पेशल कोर्ट्स होती है, क्या उनका प्रोसेस डिफरेंट होता है सीआरपीसी के अंडर जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होती है उनसे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक बात मैंने आपको की थी कि जो जुवेनाइल से इनका ट्रायल जो है वो डिफरेंट होगा एडल्ट से। अब क्या जुवेनाइल को ट्रीट किया जा सकता है, ट्रायल किया जा सकता है एडल्ट के साथ या नहीं, ये इसका आंसर ये एक्ट हमें आगे जाके देगा।
फिर अगर एक बच्चा जो है उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको बेल में कैसे रिलीज किया जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ये भी हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। अब जो जुवेनाइल कोर्ट है उनकी क्या पावर्स हैं इस बच्चे के लिए, कि क्या वो इस बच्चे को जुवेनाइल को रिलीज कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद कौन कौन से ऑर्डर जुवेनाइल कोर्ट पास कर सकती है, कौन कौन से ऑर्डर जुवेनाइल कोर्ट पास नहीं कर सकती। जो ऑर्डर जुवेनाइल कोर्ट पास नहीं करती, शेल नॉट के साथ आ रहा है, ठीक है। जब भी आप लॉ को पढ़ेंगे, शेल और मे का फर्क हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं जुडिशरी के पेपर, याद रखिए जुडिशरी के पेपर और एलएलबी के पेपर टोटली डिफरेंट हैं। जुडिशरी के पेपर में छोटी छोटी चीज देखी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोर्ट्स कंसीडर करती हैं छोटी से छोटी चीज को, मे को भी कंसीडर करती हैं, शेल को भी कंसीडर करती है। मे का क्या मतलब है, शेल का क्या मतलब है, इस सारी चीज का फर्क अपने पेपर में लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बने, तो आपने ये सारे फर्क एग्जामिनर को बताने हैं। उसके बाद हमें अच्छा, अब हमने ये बात कर ली। अब हमने देखना है कि फीमेल्स के लिए क्या कोई स्पेसिफिकली प्रोविजंस हैं इस एक्ट में या नहीं है। क्या फीमेल को मेल जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्या ऑब्जर्वेशन होम्स जो हैं इनके सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, ये सब कुछ हम इस एक्ट में देखेंगे। अब जुवेनाइल जस्टिस कमेटी क्या होगी, अब जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का फंक्शन क्या होगा, इस एक्ट में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बेसिकली है क्या। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, ये पेपर में भी आया था। प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट कैसे तैयार करता है, रिपोर्ट के तैयार करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखता है, कौन कौन सी चीजें वो अपनी रिपोर्ट पे लिखता है, इसकी रिपोर्ट का असल मकसद क्या है, ये सब कुछ हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। और ये रिपोर्ट क्यों दी जाती है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर एज ऑफ जुवेनाइल, आप लोगों को पता है कि द मोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक हमारे लॉज में क्या है, जुवेनाइल की एज, बच्चों की एज। कुछ लॉज हमारे पास ये कहते हैं बच्चे जो हैं वो मेजर हैं 10 ईयर्स से ज्यादा, कुछ लॉज हमारे ये कहते हैं बच्चों की एज 15 ईयर्स है, कुछ लॉज हमारे ये कहते हैं बच्चों की एज 18 साल है। लेकिन कौन सी एज प्रिवेल करेगी, जो इस एक्ट ने दिया है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चा 18 साल का है तो मेजर है, ठीक है। उससे छोटा बच्चा जो है वो माइनर में आता है, वो जुवेनाइल में आता है। हम इस एक्ट को देखेंगे। उसके बाद अगर हम हम बात करें इस्लामिक लॉज की, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि प्यूबर्टी पे जो है, अगर जो बच्चा प्यूबर्टी अटेंड करता है वो मेजर है। प्यूबर्टी आने से पहले वाला जो टाइम पीरियड होता है वो मेजर नहीं है, ठीक है। तो हर लॉ में डिफरेंटली इसको किया गया है। मोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है ये एज ऑफ जुवेनाइल। फिर हम केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं डाइवर्जन से। अल्टरनेटिव मेथड है कि हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को छोड़ के डाइवर्जन से केस को डिस्पोज ऑफ करें, और कैसे करेंगे इसका तरीकाकार हम इस सेक्शन एक्ट में पढ़ेंगे। फिर हम बताएंगे कि क्या ये जो इनका जो डिसीजन है या ऑर्डर है, क्या इसकी अगेंस्ट अपील हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। ये सारा ओवरव्यू था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि 2018 में ये एक्ट आया था, तो 2018 से पहले क्या कोई एक्ट नहीं था, तो हम आगे जाके इसके रिपील और सेविंग सेक्शन में पढ़ेंगे कि 2018 से पहले जो था वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस था 2007 का। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 का, सॉरी। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 का था, जिसको इस एक्ट ने रिपील किया, और रिपील करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 आया। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस क्यों रिपील हुआ, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्योंकि उसमें 2005 में एक जजमेंट आई थी जिसके मुताबिक जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस है ये इम्प्रैक्टिक हाँ अनरीजनेबल है, इम्प्रैक्टिकेबल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इस वजह से इसके बाद जो है ना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आया था, ठीक है। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में आपने इस बात को कंसिडर करना है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि मामला जो है बैठ के डाइवर्जन के जरिए हल किए जा सके, ठीक है, ताकि बच्चे पे स्टिग्मा ना लगे। अब हम अपना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल। अब शॉर्ट टाइटल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम
एक्ट 2018। अब इसकी एक्सटेंट क्या है कि कहाँ तक ये एप्लीकेबल है, पूरे पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल है। और कमेंसमेंट में इन्होंने ये कहा कि शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, एक ही टाइम पे पूरे पाकिस्तान में कमेंस होगा। अच्छा, फिर हम सेक्शन 2 को देखते हैं। सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 जो है हमारे पास किसी भी एक्ट का जनरली जो होता है, सेक्शन 2 हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज होता है। अगर सेक्शन 2 नहीं होता तो सेक्शन 4 होता है। अब इस एक्ट में सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज को समझना बहुत जरूरी है अगर हम इस एक्ट को समझना चाहते हैं, क्योंकि जो चीजें बहुत कॉमनली रिपीट होती हैं वो डेफिनेशन क्लॉज में जाके वो उनका मीनिंग बता देते हैं एक दफा, ताकि आगे जब भी वो वर्ड आए तो उसको बिल्कुल वैसे समझा जाए जैसे डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया है। अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेशन क्लॉज से आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, छोटा सा एक्ट है, 25 इसके टोटल सेक्शंस हैं, तो डेफिनेशन क्लॉज को भी इंपॉर्टेंस दें। आपको मैंने लेक्चर 1 में जो मैंने दिया था इंट्रोडक्शन का, जो मैंने कहा था कि हाउ टू क्रैक जुडिशियल एग्जाम, उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप जुडिशरी के पेपर की प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको गैर अहम लगती है, गैर इंपॉर्टेंट लगती है, अनइम्पॉर्टेंट लगती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी रिपीट से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी वो सेविंग क्लॉज से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी वो क्या करता है, रूल से क्वेश्चन पूछ लेता है। आप पास्ट पेपर को जरूर इवेल्युएट करें। पास्ट पेपर आपको बताएंगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जब भी किसी एक्ट को स्टार्ट करें, पास्ट पेपर को एक दफा देख लें। उस टाइम पे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं आएंगे, लेकिन एक चीज आपके माइंड में होगी कि हमने कैसे कैसे पेपर की तैयारी करनी है। फिर जब हम इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे तो आप देखें कि क्या क्या चीजें आपको समझ आई हैं, क्या क्या चीजें आपको समझ नहीं आई। आपको हर हर चीज आनी चाहिए, ठीक है। क्या आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, देने के काबिल हैं जो पास पेपर में है या नहीं है? अगर नहीं है तो मीन्स कि आपकी कोई ना कोई चीज मिस हो गई है तैयारी करते हुए, ठीक है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 हमारा क्या है? डेफिनेशन पे है। पहली डेफिनेशन क्या है? अब ये जो एक्ट है जनरली इसमें डेफिनेशंस जो है ना ABCD, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, ठीक है। इसलिए फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। जहां पे भी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड वर्ड आएगा, देखिए एक्ट क्या है? छोटा सा है, सेक्शंस क्या है? छोटे छोटे। जब भी हम एक्ट में किसी भी जाहिर है हमें क्वेश्चन का आंसर तो एग्जामिनर को बना के देना है ना। तो अगर उसने कोई चीज पूछी है, कोई सेक्शन पूछा है जहां पे आ गया बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का वर्ड, तो आप कोशिश करें कि आप उसको डेफिनेशन क्लॉज की जो डेफिनेशन है उसको लिख के दें। अब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या है? इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी जो डिसीजन है ना, उस बेस पे लिया जाएगा कि इंश्योर किया जाए चाइल्ड की जो बेसिक राइट्स हैं और उनकी नीड्स हैं उनको इंश्योर किया जाए, ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का क्या मतलब है? कि चाइल्ड की बेसिक नीड्स और नेसेसिटीज को, उसकी फुलफिलमेंट्स को इंश्योर किया जाए, ठीक है। कभी भी कोई भी डिसीजन देते हुए, ठीक है, उसका सबसे पहले उसका इंटरेस्ट जो है सिक्योर किया जाए। टू इंश्योर बेसिक राइट्स एंड नीड्स, ये इस एक्ट में इसकी बेसिक जो है ना इंग्रेडिएंट है इस डेफिनेशन का, कि बेसिक राइट्स और नीड्स को इंश्योर किया जाए चाइल्ड की। उसके बाद अब चाइल्ड है कौन? ऐसा बच्चा जिसकी 18 साल की उम्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोड, अगर हम कोड को देखें तो कोड कौन सा है? कोड वही है जो हमारे पास CRPC है, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जहां जहां पे इस कोड का वर्ड आएगा इस सेक्शन इस एक्ट में, वहां वहां पे हम दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लिखेंगे और एग्जामिनर को बताएंगे कि ये कोड क्या है। क्योंकि अगर हम देखें तो हम CPC में जब वर्ड कोड यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? सिविल प्रोसीजर कोड। तो जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोड यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब यहाँ पे अगर हम कोड का वर्ड यूज करें तो हम उसको स्पेसिफिकली बताएंगे, हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें, हम CPC की बात नहीं करें। फिर आता है डाइवर्जन। डाइवर्जन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब डाइवर्जन क्या है? आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जन क्या है। डाइवर्जन में हम मैंने आपको बताया कि डाइवर्जन में हम क्या करते हैं कि बैठ के मामला को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे नहीं जाते हैं। ये एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है। अच्छा, डाइवर्जन क्या है? हमारे पास अल्टरनेटिव प्रोसेस है। इसमें हम जो है ना जुवेनाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ट्रीटमेंट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और हम कैसे, अब हम
उनकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे कि क्या किस चीज के लिए जुवेनाइल रिस्पॉन्सिबल है और कैसे इसको ट्रीट किया जाए। तो उसमें डेफिनेशन में बता दिया है कि हम उसमें इसका सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड को माइंड में रखेंगे, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है, इसको याद रखें, ये हमारा जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, ये अल्टरनेटिव प्रोसेस है, ताकि बैड के जैसा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते, ताकि बैड की जो है ना डाइवर्जन के थ्रू मामला हल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं विदाउट रिजोर्टिंग टू फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को छोड़ के मामला को हल करने की तरफ जाएं। ठीक है, अल्टरनेटिवली। ठीक है, उसमें किस किस चीज को माइंड में रखना है? उसका सोशल, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, इन सब चीजों को माइंड में रख के डाइवर्जन की प्रोसीडिंग की जाएगी। ठीक है, अब डाइवर्जन कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, किस स्टेज पे की जाएगी, ये हम आगे एक्ट में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि डाइवर्जन कहाँ कहाँ की जा सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या मतलब है? पंजाब गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, गार्डियन। अब मैंने आपको बताया था गार्डियन कौन होता है, पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे नेचुरल फादर नेचुरल गार्डियन है, तो पेरेंट्स की तुम्हें पेरेंट्स, और ऐसा बंदा जिसको गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करेगी। गार्डियन कोर्ट अपॉइंट भी करती है, गार्डियन को डिक्लेयर भी करती है। कौन सी कोर्ट? गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अकॉर्डिंगली जिसकी अपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद गार्डियन कौन सा बंदा है? जिसके पास एक्चुअल केयर होगी चाइल्ड की। तो जहां जहां पे वर्ड आएगा गार्डियन, हमने उसको एक्सप्लेन करा है कि कौन कौन से लोग गार्डियन में हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा कि ऑफेंसेस को इस एक्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंटली क्लासिफाई किया गया। अब हीनियस ऑफेंस कौन कौन से ऑफेंस होते हैं? ऐसे ऑफेंस जो सीरियस होते हैं, ठीक है, ग्रुसम होते हैं, ब्रूटल होते हैं, सेंसेशनल होते हैं, और पब्लिक मोरालिटी के लिए शॉकिंग होते हैं। अब ये सारे ऑफेंसेस, ठीक है, यानी कि सीरियस नेचर के ऑफेंसेस जो हैं वो हीनियस ऑफेंसेस में आते हैं, जिनको हम अगर हम सीआरपीसी में देखें तो हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं। ठीक है, वो सारे ऑफेंसेस, और वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वो ऑफेंसेस जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा, ये डेथ पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो यहाँ पे भी इनका यही है, जो जिन ऐसे ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, या जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा है, उसे अभी जो विदाउट फाइन है। और इसमें ये बात याद रखें कि ये वो ऑफेंसेस हैं जो पीपीसी ने क्लासिफाइड किए कि इनकी सजा डेथ है, इनकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और सिर्फ पीपीसी ने नहीं, और कोई अगर कोई और लॉ है जो बताता है कि इस ऑफेंस की सजा ये है, तो उसके मुताबिक। ठीक है, आगे चलते हैं। जुवेनाइल कौन है? जुवेनाइल है ऐसा बच्चा जिसको हम ऐसे डील करेंगे कि वो एडल्ट से डिफरेंट है। उसके बाद जुवेनाइल कोड, जुवेनाइल कोड हमने स्पेसिफिकली बताना है कि जुवेनाइल कोड कौन सी कोड्स हैं जो स्टैब्लिश होती हैं सेक्शन 4 में, कैसे स्टैब्लिश होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, क्या एक सेक्शन डिवीजन में एक कोड होगी या एक से ज्यादा कोड होगी, ये सारा कुछ हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी कहाँ स्टैब्लिश होती है? अंडर सेक्शन 10 स्टैब्लिश होती है। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का क्या फंक्शन है, कैसे ये स्टैब्लिश होगी, कौन कौन इसके रुकन होंगे, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा, जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, जब हमने बात की कि जुवेनाइल हम ना उसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे ऑर्डिनरी ऑफेंडर से, जो हम सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसको डील करते हैं, तो क्या करेंगे? अब उस बच्चे को जब हम वो कर लेंगे, अरेस्ट करेंगे, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे। फिर हम ये कहते हैं जहाँ पे उसको कैद की जगह पे रखा जाएगा उसको हम कहते हैं जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर। ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी, जहाँ पे बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो इधर से निकले और एक अच्छा शहरी बन के रह सके, एक बाइजर शहरी बन के रह सके, दोबारा ऑफेंस को की तरफ ना जाए, कि दोबारा क्रिमिनल एक्ट ना करे। तो ऐसी प्लेस जहाँ पे जुवेनाइल को रखा जाएगा, ताकि उसको एजुकेशन दी जाए, वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उसकी मेंटल, मॉरल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके, ताकि वो ऑफेंस की दुनिया से, क्राइम की दुनिया से दूर चला जाए, ताकि वो बाइज्जत शहरी बन के रह सके। उसके बाद अब जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर को अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन से सेंटर्स होंगे? सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जुवेनाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, हॉस्टल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं,
एजुकेशनल सेंटर्स हो सकते हैं, दारुल अमान हो सकते हैं, वुमेन क्राइसिस सेंटर हो सकते हैं। अब एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, अंडर डेवलप्ड कंट्री, उसमें इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि स्पेसिफिकली चीजें बनाई जाए। तो अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अंडर डेवलप है, जाहिर डेवलप कंट्रीज में तो जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बनाएगी और वो सही से होंगे। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या होता है कि जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो उनके सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सर्टिफिकेट दे के क्या करती है, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर डिक्लेयर कर देती है। ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इस डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखा है कि एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट या वॉलेंटरी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये एनजीओज होते हैं जिनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे देती है। लेकिन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं दे देगी, आगे जाके हम इस एक्ट में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगी, उसके बाद इंस्पेक्शन भी वो करवा सकती है। ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का काम है कि वो इंस्पेक्शन करे उस जगह की, अगर उसको लगता है परफॉर्मेंस सही नहीं है तो विड्रॉ भी कर सकती है सर्टिफिकेट। ये आगे जाके हम एक्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, जुवेनाइल ऑफेंडर कौन सा होता है, जिसने कोई भी ऑफेंस किया होता है या अलेज होता है कि इसने ये काम किया है। उसके बाद मेजर ऑफेंस है। मेजर ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जो पनिशेबल होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मोर देन 3 साल से ज्यादा जिसकी सजा होती है, और अप टू 7 ईयर्स। ठीक है, विद और विदाउट फाइन, ये मेजर ऑफेंस होता है। मैं ये भी कौन से किसने कह दिया, ये भी पीपीसी या कोई और लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स है, उसने जो बता दिया। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करे। माइनर ऑफेंस आ गया। माइनर ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसकी सजा 3 साल से कम होती है, विद या विदाउट फाइन। फिर ऑब्जर्वेशन होम्स आ गए। ऑब्जर्वेशन होम्स में भी बच्चे को तब रखा जाता है जब उसको अरेस्ट करती है पुलिस। तो जैसे ही पुलिस अरेस्ट करेगी, इंस्टेड ऑफ पुलिस स्टेशन, उसको टेम्परेली जो है वो ऑब्जर्वेशन होम्स में लेके जाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब अगर हम उसका कोर्ट से रिमांड लेंगे, जुवेनाइल कोर्ट से, तो उसको अगर उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया, इस केस की बात हो रही है, जो क्योंकि जो हमारे माइनर ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा 3 साल से कम है, वो तो एज अ मैटर ऑफ राइट उसको बेल मिल जाएगी। लेकिन जब हम मेजर ऑफेंसेस को देखेंगे तो हम ये बात कहेंगे, मेजर ऑफेंसेस में अगर बच्चे की जो एज है उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर वो 16 साल से ज्यादा है तो फिर उसको बेल नहीं दी जाएगी। अगर 16 साल से कम है तो उसको बेल दी जाएगी। और 16 साल से ज्यादा है उस बच्चे को कब बेल दी जाएगी, जब जो ट्रायल है, इसका ट्रायल जो है ना 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है। और अगर ये ट्रायल 6 मंथ्स में कंप्लीट नहीं हुआ, बेल वाले चैप्टर में जब हम बेल वाले सेक्शन में हम स्पेसिफिकली इसको पढ़ेंगे, अगर 6 मंथ्स में ये ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर उसको बेल दे दी जाएगी। और उसके अलावा जुवेनाइल को कब बेल नहीं दी जाती, जब उस वक्त बेल नहीं दी जाती जुवेनाइल को अगर के ये रीजन कोर्ट को लगे, जुवेनाइल कोर्ट को लगे कि ये जो है ना, ये क्रिमिनल्स जो है उनके साथ एसोसिएट हो जाएगा या इसको डेंजर हो सकता है। ठीक है, अगर ये बाहर जाएगा तो इसके लिए खतरा है, तो फिर वो उसको बेल नहीं देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा सकता है। प्रिस्क्राइब का क्या मतलब है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। और प्रोबेशन ऑफिसर, अब प्रोबेशन ऑफिसर वो ऑफिसर है जो प्रोबेशन ऑफेंडर ऑर्डिनेंस 1960 के तहत अपॉइंट किया जाएगा। सुइटेबल पर्सन कौन सा पर्सन है, कोई भी पर्सन हो सकता है, या ट्रस्ट हो सकता है, या एसोसिएशन हो सकती है, या सोसाइटी हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकता है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। ऐसा पर्सन या ट्रस्ट या सोसाइटी या एसोसिएशन जिसका मकसद क्या है, जिसका पर्पस क्या है कि वो चाइल्ड की वेलफेयर या प्रोटेक्शन के लिए काम करे, उसको हम कहते हैं सुइटेबल पर्सन। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा, अगर हम इसको रिव्यू करें तो हम ये कहते हैं कि हमने डेफिनेशन, बेसिकली तो हमने डेफिनेशन से पढ़ी। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, कि जब भी डिसीजन दिया जाएगा तो चाइल्ड की जो बेसिक नीड्स हैं या उसके राइट्स हैं उनको देखा जाएगा। फिर हमने चाइल्ड कहा, चाइल्ड कौन सा बच्चा है जो 18 साल का नहीं होता। फिर हमने कोड कहा, कोड हमने कह दिया कि सीआरपीसी होगा। फिर हमने कहा डाइवर्जन, डाइवर्जन की जब हमने बात की तो हमने कहा अल्टरनेटिव प्रोसेस है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रीटमेंट जो है वो जुवेनाइल का देखेंगे। किस बेसिस पे देखेंगे, उसके सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए। और फॉर्मल प्रोसीडिंग से हट के ये प्रोसीडिंग चलेगी। फिर गवर्नमेंट का हमने कहा ये पंजाब गवर्नमेंट। उसके बाद हमने गार्डियन पढ़ा, गार्डियन में उसके पेरेंट्स आते हैं, ऐसा पर्सन जिसको गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करती है या जिसके पास एक्चुअल केयर ऑफ चाइल्ड हो। उसके बाद हमने हीनियस ऑफेंस पढ़ा। हीनियस ऑफेंस वो सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है जिसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो क्या है, 7 ईयर से ज्यादा है, विद और विदाउट फाइन है। उसके बाद हमने कहा
कहा कि उसको डेथ पेनाल्टी हो या ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो। फिर हमने पढ़ा जुवेनाइल। जुवेनाइल हमने कहा कि ऐसा बच्चा है जिसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए एडल्ट से। फिर हमने कहा जुवेनाइल कोर्ट। जुवेनाइल कोर्ट ऐसी कोर्ट है जिसको हम सेक्शन 4 में स्टैब्लिश करते हैं। फिर हमने कहा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ऐसी कमेटी है जिसको हम स्टैब्लिश करते हैं अंडर सेक्शन 10। फिर हमने कहा जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होता है। फिर हमने बताया कि जहाँ पे बच्चे को रखा जाता है एजुकेशन के लिए या ट्रेनिंग के लिए ताकि उसको माशरे का अच्छा शहरी बना सके। और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में रखा जाएगा उसको हमने कहा हम इसको सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स में रख सकते हैं, जुवेनाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में रख सकते हैं, बोस्टन इंस्टीट्यूट में रख सकते हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रख सकते हैं, दारुल अमान में, वुमेन राइट्स सेंटर में। ये 6 जो हैं ये स्पेसिफाइड किए गए एक्ट में। और उसके बाद हमने कहा कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं ये इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको इस्टेब्लिश किया और गवर्नमेंट ने उनको सर्टिफाई किया। फिर हमने कहा जुवेनाइल ऑफेंडर कौन होता है, जिसने ये ऑफेंस कमिट किया या फिर जिसके ऊपर ये चार्ज हो अलेज किया गया हो कि इसने ये काम किया है। फिर में हमने कहा मेजर ऑफेंसेस क्या होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम होती है विद और विदाउट फाइन। फिर हमने कहा मेडिकल ऑफिसर जिसको जो है नोटिफाई किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर हमने कहा माइनर ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 3 साल तक होती है। फिर हमने कहा ऑब्जर्वेशन होम्स कौन से होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेरीली जुवेनाइल को रखा जाता है जब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है या रिमांड के लिए या इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए। फिर हमने कहा प्रिस्क्राइब का क्या मतलब है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। फिर हमने कहा प्रोबेशन ऑफिसर कौन सा होता है, ऐसा बंदा जो अपॉइंट होता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस 1960 के अंदर। फिर हमने कहा सुइटेबल पर्सन कौन सा पर्सन है, ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है, ट्रस्ट या एसोसिएशन या जिसका क्या मकसद हो वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। होप सो आप लोग को ये डेफिनेशन क्लॉज जो है समझ आ गई होगी। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।